हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जो रिलेटेड जीएस है उसके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, यूपी का पेपर होगा तो यहां पर यूपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में और भी एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे भाई, यहां पर जो है सबसे पहले आपके सामने क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर होने वाला है, साथ में यूपी पीसीएस का आरओ का, और साथ में यूपी ट्रिपल एससी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश के हैं सभी जगह पर ये काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जिन लोगों ने अभी तक और वीडियो नहीं देखे हैं तो जीके जीएस के वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें एसएससी सीजन लिखा होगा, और आप वो सारे वीडियोस देख डालिए। आपके जो अपकमिंग एग्जाम है सभी जगह पर वो काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कस किया जाए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाए। कल से 23 तारीख से आपको पता है कि 23 अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया, और पीसीएस आरओ और आगे यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम होंगे, जूनियर असिस्टेंट और जो भी, तो उस जगह पर यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस बहुत काम रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस रखे हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो थोड़ा धैर्य रखें। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, ताला नगरी कहा जाता है अलीगढ़ को, कहा जाता है। किसको बोलते हैं? अलीगढ़ को। अलीगढ़ में ताला बनता है। ठीक है, और वहां पर एक जगह पड़ती है हरदुआगंज। हरदुआगंज से पहले ही आपको ताला नगरी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, अलीगढ़ यहाँ पर है। ठीक है, और वैसे अलीगढ़ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर सीमेंट का है, एक्साइज का है, तमाम तरह के जो है वहां पर कह सकते हो कि जो इंडस्ट्रीज हैं काफी डेवलप हैं। और यहाँ पर क्या है, अलीगढ़ का ताला जो है काफी फेमस है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो अलीगढ़ के तालों को उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण से अलीगढ़ को हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के किस सीमांत भाग में है? अब देखिए, यहां पर जो बात हो रही है, अगर हम इसको सेगमेंट लें ऐसे, तो एक होता है साउथ में, एक होता है ईस्ट में, एक होता है वेस्ट में, एक होता है नॉर्थ में। तो अगर हम पूरा इंडिया कंसीडर करें बच्चों, तो यहां पर देखिएगा तो नॉर्थ में हम लोग आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी एरिया में फोर्थ नंबर पे है, और पॉपुलेशन में हम लोग फर्स्ट नंबर पर आते हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो हम लोग 19.98 यानी 19 करोड़ 98 लाख लोग हैं। बट प्रेजेंट टाइम में ये आंकड़ा 23 करोड़ से पार चला गया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि पूरे भारत में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा है। एरिया वाइज हम लोग फोर्थ पर आते हैं। क्लियर? तो जो भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट बोले आप उसको जरूर नोट करें। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको मैं वहां पर ऐसी चीजों को बताऊं जो अगल बगल से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो लोग अभी यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रास्ते में देख सकते हैं, वीडियो को यहाँ पर डाउनलोड करके, या फिर डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा वीडियो अपलोडेड होता है, तो आप लोग वहां से जल्दी से देख सकते हैं स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, चलिए, तो एक बार जरूर देखें, एग्जाम में काम आएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का पूर्वी देशांतर क्या है? तो देखिए, देशांतर की बात हो रही है, तो मैं अगर आपको बताऊं, मान लीजिए ये यूपी का मैप है, लगभग ऑलमोस्ट, अब तिरछा थोड़ा बना है, तो ऐसे ऐसे होते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको हम देशांतर बोलते हैं, और ऐसे ऐसे होते हैं लैटिट्यूड। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यूपी जो है कितना देशांतर पे है। तो यहां पर ऑप्शन से बढ़ के हम देखेंगे 77.3। तो ये माइनस नहीं है। देखिए, ऐसा है ना कि 77.3 मतलब 77 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है, और यूपी जाके खत्म होता है 84 डिग्री 39 मिनट पर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम मध्य कितनी लंबाई है? देखिए, ऐसे है ना, तो ये लंबाई पूछी जा रही कितनी है, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 या 650? तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 650 हम लोग की ये ऐसे लंबाई मिलेगी। ठीक है, और हमने बताया कि एरिया वाइज उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अब मन में आ रहा होगा, सर पहला भी बता दीजिए। चलिए, तो राजस्थान पहला स्टेट है, उससे छोटा है महाराष्ट्र, उससे छोटा है एमपी, सॉरी, एमपी पहले कर लीजिएगा, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे कर लीजिएगा, और यूपी चौथे नंबर पे कर लीजिएगा। तो ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो बिल्कुल आप इसको यहां पर करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बीरबल का संबंध किस स्थान से है? तो बीरबल आगरा, मथुरा, बरेली या कालपी? ठीक है, अब बीरबल आपको पता है कि अकबर के नौरत्नों में से एक थे, काफी बुद्धिमान माने जाते थे बीरबल। ठीक है, तो इनका संबंध कालपी से है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहां पर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन हुआ है? इलाहाबाद, बनारस, मेरठ, लखनऊ?
ठीक है। तो लखनऊ में तो पहले मतलब बाद में भी हुआ, बट 1916 वाला बहुत फेमस है। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि लखनऊ वाला 1916 का इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि लखनऊ पैक्ट के नाम से मशहूर है। इसमें गरम दल और नरम दल दोनों क्या हुए थे, एक हो गए थे। ठीक है। क्योंकि 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। तो इसका क्या मतलब था, यहाँ पर नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, सूरत विभाजन। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जो मैंने आपसे बताया है। तो उत्तर प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार कहाँ हुआ है, प्रयागराज में हुआ। उस समय का इलाहाबाद, प्रेजेंट टाइम का प्रयागराज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ में भी 2 बार होता है। तो यहाँ पर जो है एक 1930s के बाद होता है और एक 1916 वाला होता है। अगला, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से, एक तो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, बटुकेश्वर दत्त, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी लोगों की जन्मस्थली यहीं पर रही है। देखिए इंडिया, सॉरी, उत्तर प्रदेश का क्या है कि उत्तर प्रदेश का इंडिया के फ्रीडम जो फाइट हुई है, स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें बहुत योगदान रहा है। इतने लोग तो रहे हैं। और आपने देखा है कि 1857 की क्रांति में जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, झांसी से वो करती हैं। हालांकि ये वहां पर इनकी ससुराल थी। झांसी की रानी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी के राजा की पुत्री थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश से लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, तो लखनऊ में आप जब वहां पर जाएंगे, तो लखनऊ में आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या है कि लखनऊ में आपको एक बेगम हजरत महल पार्क मिलता है। तो बेगम हजरत महल ने भी यहाँ पर क्या किया था कि 1857 की क्रांति में लीड किया था लखनऊ को। ठीक है, और इनके पुत्र थे ब्रिटिश कादिर। ठीक है, ब्रिजेश कादिर। तो ये इनके दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई होती है और ये लोग क्या होते हैं कि मारे भी जाते हैं। बट बेगम हजरत महल ने लखनऊ का, ये कह सकते हैं कि अपना प्रतिनिधित्व नहीं छोड़ा कि सीधे सीधे अंग्रेजों को अपना राज्य दे दिया। बट वहां पर उन्होंने फाइट करी। तो आप जब लखनऊ जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा बेगम हजरत महल पार्क भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, अगर पूछा जाए कि सीएम की बात हो रही है, पहली सीएम तो सुचेता कृपलानी है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा जेपी कृपलानी की ये वाइफ भी थी। और अगर पूछे कि किसी भी राज्य की, यानी कि पूरे भारतीय राज्यों में किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो गवर्नर में आता है श्रीमती सरोजिनी नायडू का नाम आता है। तो महिला राज्यपाल किसी भी राज्य की और यूपी की पहली तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। और अगर पूछे कि सीएम, तो सीएम में सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, अब सीएम और गवर्नर हो गया, अब बात कर लेते हैं पीएम की। अगर इंडिया की पहली फीमेल यानी वुमेन पीएम की बात होगी, तो उनका क्या नाम है, लेट इंदिरा गांधी। ठीक है, अभी इंदिरा गांधी पर एक मूवी आई है जो कंगना रनावत ने इमरजेंसी नाम से क्या किया है कि वहां पर एक्टिंग उसमें करी है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें प्रेसिडेंट की, अब लगे हाथ प्रेसिडेंट आप समझ लीजिए, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जो भी पद होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहां पर है कि भाई गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, पीएम हो गया, प्रेसिडेंट तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, यहां पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, मैं यहां से लिख देता हूं, ये याद रखिएगा। अच्छा, बात आती है कि फिर अच्छा लगे हाथ सर आप लोकसभा स्पीकर भी बता दीजिए। तो लोकसभा अगर हम स्पीकर की बात करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर हो जाएंगी मीरा कुमार हो जाएंगी। ठीक है, मीरा कुमार। मीरा कुमार कौन है, जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946-47 के पास, उसमें बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ये उन्हीं की पुत्री हैं। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा था, बट हालांकि ये हार गई थी। ठीक है, तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। सेकंड सुमित्रा महाजन थी, जो बीजेपी गवर्नमेंट में बनी थी। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस मैंने क्यों मेंशन किया, ताकि आपको पता चल रहना चाहिए, टाइम पीरियड पता होना चाहिए। क्लियर? तो 8वें का मैंने आंसर बता दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी हो जाएगा। गवर्नर में सरोजिनी नायडू हो जाएगा, पीएम में इंदिरा गांधी, और प्रेसिडेंट में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और आपको मैं बताऊं, जो लोकसभा स्पीकर बताया है, लोकसभा स्पीकर कौन हो जाएगा, तो लोकसभा स्पीकर में हो जाएगा आपका मीरा कुमार हो जाएंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख सचिव यहाँ पर कौन है, कौन थे? भगवान भगवान साहब भोलानाथ झा, कलका प्रसाद आर, और ए एन झा। तो यहाँ पर भोलानाथ झा, जो ऑप्शन नंबर बी है, यही ऑप्शन होगा कि उत्तर प्रदेश के पहले, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पहले प्रथम मुख्य सचिव की बात हो रही है। ठीक है, तो यूपी का पेपर है, तो इसलिए इतना डीप में हम जा सकते हैं। भाबर क्षेत्र के समानांतर संकीर्ण पट्टी के रूप में फैले समतल, नम और दलदली मैदान को क्या कहते हैं? देखिए, जब पहाड़ों से नदियां उतरती हैं तो ऐसे करके ऐसे एरिया होता है। तो यहां पर क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो इसको बोलते हैं भाबर।
ठीक है। यहाँ पर नदियां खो जाती हैं, नदियां क्या हो जाएंगी, खो जाएंगी, मतलब इन्हीं पत्थरों के बीच से पानी बहने लगेगा। आगे क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे कण होते हैं, तो छोटे छोटे कणों पे नदियां पुनः अपना मार्ग पकड़ लेती हैं, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र बोलते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और तराई क्षेत्र बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है, फर्टाइल होगा, डेंस फॉरेस्ट होंगे, ये भी याद रखिएगा, और हाई बायोडायवर्सिटी होगा। हालांकि यहाँ पर बीमारियां बहुत होती है, मलेरिया डेंगू टाइप की। क्यों होती है, क्योंकि दलदली एरिया है, पानी भरा होता है, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया इस तरह से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, तो भाबर और तराई। ठीक है, तो जैसे ये यूपी है, तो यूपी के जो भी जिले नेपाल बॉर्डर से लगते हैं वो लगभग लगभग है, जैसे गोरखपुर हुआ, बहराइच हुआ, ठीक है, और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पूरा तराई बेल्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, तराई। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर आधारित है, तो देखिए, तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा 72 से 78, पर हम इसको यहाँ पर 78% ले रहे हैं। अगर इंडिया की बात होती तो लगभग 62 से 65% लोग क्या है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए भारत एक कृषि प्रधान है, यूपी भी कृषि प्रधान है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा यूपी में ही बोया जाता है अनाज, और कुल खादान में यूपी किस पे आता है, फर्स्ट पे आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थी, तो यहाँ पर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मक्का की बात हो रही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है, मेरा पूरा प्रयास है कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आप चाहे पीसीएस का दे रहे हो, यूपीपी का दे रहे हो, या आरओ एआरओ का दे रहे हो, सभी जगह काम आएगा, मेरा पूरा प्रयास है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर दे रहा हूँ। अगला है, नहर किस नहर के द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लगभग 1.4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है, शारदा नहर, केन नहर, सपरार नहर, या फिर नगवा बांध। तो यहाँ पर केन नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितने परसेंट भाग वन होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 1/3 होना चाहिए, 1/3 बोले तो 33%। ये इंडिया के लिए भी लागू होता है, लेकिन अगर हम यूपी के फॉरेस्ट और ट्री दोनों की बात करें, फॉरेस्ट प्लस ट्री, तो दोनों मिला के लगभग 9 साढ़े 9% है। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं, जिसमें से 6.5% या 6.4% के आसपास फॉरेस्ट मिलेगा, और 3 पॉइंट कुछ समथिंग के पास आपको पड़ेगा ट्री कवर पड़ेगा। ट्री कवर कम होते हैं, फॉरेस्ट कवर ज्यादा होते हैं, तो 33% होगा। क्लियर, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। डेसिडुअस का होता है पर्णपाती, पर्णपाती का मतलब पत्ते गिराने वाले। ठीक है, पत्ते गिराने वाले। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा होता है जो पत्ते गिरा देता है, बिल्कुल, आपने बेल देखा होगा, बेल हालांकि शुष्क में आता है। ठीक है, महुआ हो गया, ठीक है, महुआ है, बेल है, शीशम है, ठीक है, बेर आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पौधे हैं जिनसे क्या होती है, पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, आम में मत गिरा देना, आम नहीं गिरेगा। उपर्युक्त यहाँ पर सभी हो जाएंगे, यहाँ पर सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग बारिश होती है तो अलग अलग प्रकार के वन, झाड़ियां भी देखने को मिलेंगी, ट्रॉपिकल वाले मिलेंगे, क्योंकि बेल भी मिल रहा है, महुआ भी मिल रहा है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन में कौन सा वृक्ष नहीं है, पूछा गया है। साल, सेमल, बेर, पलास, गूलर, महुआ, कत्था, फुलाई। तो यहाँ पर कत्था और फुलाई, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है कि आपको इसमें नम पर्णपाती वन में नहीं आते, पर्णपाती मतलब पत्ते गिराने वाले। अगला, अगला है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब करी गई थी, 25 नवंबर 1975 को, 28 जनवरी 1975, 13 मार्च 1977, 22 जून 1979। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, 25 नवंबर 1974 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर वन्य जीव विहार को कितने किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, 1920, 2073, 2188, 2516। तो यहाँ पर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है वो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमने कल एक इन्वायरमेंट का वीडियो डाला था, आप उसको जाकर जरूर देखें। इन्वायरमेंट का वीडियो, बहुत सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबकी बात हो जाएगी। ठीक है, ये आप जरूर देख ले। ठीक है, मैंने सभी बता रखा है, और उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए थे, 25 क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन में ही लिखा होता था कि ये फलाना नेशनल पार्क फलाने राज्य में इसमें से गलत बताई, तो जो गलत है तो उसको हटा दिया जाए, उसको मैंने सही आंसर में बता दिया। बाकी 3 तो सही मैच थे, तो इस तरीके से आप उसको देखिए, बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति का जीवन यापन मुख्य रूप से क्या नहीं है, आधार नहीं, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं, व्यवसाय। थारू की बात करें, थारू लोग जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, दीपावली को
शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। अब आपसे एक और बात करें, एक यूपी में एक जनजाति है महिगीर जनजाति। महिगीर महिगीर जनजाति एक ऐसी है जो मुस्लिम धर्म को अपनाती है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है यूपी स्पेशल में कि भैया मुस्लिम धर्म को अपनाने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, वो महिगीर जनजाति है। दीपावली को शोक पर्व के और कौन मनाते हैं, थारू। ठीक है, एक बुक्सा आपको मिलती है, बुक्सा बिजनौर में मिलेगी और उत्तराखंड में भी मिलेगी, बिजनौर यूपी में। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है जिसके बारे में कल मैंने बात भी करी थी। ठीक है, तो यहाँ व्यवसाय आंसर हो जाएगा। अगला है थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो यहाँ पर चावल हो जाएगा। ठीक है, तराई क्षेत्र में रहते हैं और अभी हमने बात करी थी तराई क्षेत्र में क्या होता है, फसल बहुत अच्छी होती है जिसमें पानी की अवेलेबिलिटी है, दलदल है ना। तो मतलब दलदल से मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि कीचड़ है, पानी है, तो वहां पर चावल या धान की खेती बहुत होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है, हम लोग अभी आधे पर हैं। तो उत्तर प्रदेश में धान की फसल किस माह में बोई जाती है, तो देखिए भैया जून जुलाई में बोई जाएगी और उधर कह सकते हो कि अक्टूबर तक काटी जाती है, अक्टूबर तक। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां पर कुछ फसलों को मैं बता देता हूं। एक होती है खरीफ फसल, मैंने किसी वीडियो में बता रखा है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, तो खरीफ का जो पहली बात हम बोने के समय की बात करते हैं, तो बोया जाएगा जून और जुलाई में। ठीक है, और रबी फसल बोई जाती है नवंबर से दिसंबर में, जायद फसल मार्च और अप्रैल में। ठीक, फिर बात आती है काटने का। ठीक है, वो वाला काटने का नहीं जो आप समझ रहे हो, वैसे कभी भी कट सकता है, फसल नहीं। ठीक है, तो यहां पर खरीफ की जो फसल की कटाई होगी वो सितंबर लास्ट और अक्टूबर नवंबर के बीच में होगी। रबी की फसल कब होगी, रबी की फसल हो जाएगी मार्च और अप्रैल में हो जाएगी। जायद कब हो जाएगी, जायद आपकी हो जाएगी जून और जुलाई के बीच में हो जाएगी। ठीक है, कब होगी, जून और जुलाई के बीच में हो जाएगी। ठीक है, अब फसल की बात कर लेते हैं भाई। फसल, तो फसल देखो भैया, इसमें धान आएगा, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, रागी आएगा, मूंगफली आएगा। ठीक है, कपास आएगा, अरे वो मात्रा गलत हो गई, और गन्ना भी इसी में रखोगे। अगर बात करें रबी फसल, रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, यहां पर आलू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर आलू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा और प्याज हो जाएगा। ठीक है, और जायद फसल में खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, एक्सेट्रा। तो ये और हरी साग सब्जियां, खरीफ, रबी, जायद सबका बोने का समय, काटने का समय और फसल मैंने बताई है, इसको आप दोस्तों लिख लें। तो उत्तर प्रदेश में धान जून जुलाई में बो दिया जाता है। ठीक है, और धान में लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर की बारिश की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, टेम्परेचर आपको चाहिए होता 27 डिग्री से ज्यादा चाहिए होता। ठीक है, चलिए आगे बात करें। उत्तर प्रदेश में बाजरे की खेती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो बाजरे की खेती के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की जरूरत होती है। कह रहे हैं बाजरे की खेती शीत में होती है। बाजरे की खेती मई से जुलाई के मध्य बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य काटी जाती है। तो असत्य बताना है, तो भैया शीत में नहीं होती। अभी तो मैंने खरीफ, रबी, जायद बताया था, तो उधर बोई जाएगी, मई से जुलाई के बीच में बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में खरीफ फसल कटती है और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है। ठीक है, ये क्योंकि मक्के को पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। अगला है सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश कौन सा, देखिए ये पीवाईक्यू है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस के हिसाब से उस समय फर्स्ट था, लेकिन इसकी रैंक घटती बढ़ती रहती है, तो इसको हम स्किप करना चाहेंगे, बट उस समय के हिसाब से प्रथम था। अभी प्रथम में राजस्थान चल रहा है, पर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, कौन सा, कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर या आगरा नहर। तो यहां पर हो जाएगा निचली गंगा शहर नहर जो है जो नरौरा से निकलती है, नरौरा पड़ता है बुलंदशहर के पास। ठीक, अगला है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मिलते हैं, तलाई, तराई और भाबर में, गंगा के मैदानी भाग में, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में या संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। तो तराई और भाबर क्षेत्र में, मैंने कहा है नम पर्णपाती। तो ठीक है, नम पर्णपाती। ठीक है, वैसे तो देखा जाए शिवालिक के फुटहिल हो जाता है, मॉइस्ट डेसिडुअस होता है, मॉइस्ट डेसिडुअस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, डेसिडुअस पर्णपाती मतलब पत्ते गिराने वाले। उत्तर प्रदेश में औसतन कितने वार्षिक वर्षा मिलती है, उष्णकटिबंधीय झाड़ियां मिलती हैं, तो वो मिलेंगी 50 से 75 पे। देखो सबसे ज्यादा यूपी में अगर बात करें कि रेन कहाँ होती है,
तो वो रेन होती है आपकी गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और मेरठ आगरा साइड में सबसे कम मानी जाती है। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है, ठीक है। बाबा गोरखनाथ के यहाँ, ठीक है। गोरखनाथ से मतलब है वहां पर गोरखनाथ टेम्पल भी है। आपसे पूछा जा सकता है कहां पर है। उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार हैं? 6, 12, 18, 24। तो सीधा फैक्चुअल है भाई, 24 है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया है कि दुधवा नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया है कि भाई कह रहे हैं कि इसकी स्थापना 1977 में करी गई थी, 490 वर्ग किलोमीटर फैला है, विस्तार लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में है, और हाथियों का पुनर्वास किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा, पार्क में हाथियों का पुनर्वास किया गया है, ये गलत है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी बना है, तो टाइगर को यहाँ पर पुनर्वास किया गया है, ना कि हाथियों का, ठीक है। हाथियों के लिए भाई केरल है, कर्नाटक है, ये सब राज्य, तमिलनाडु है, वहां पर हाथी ज्यादा मिलते हैं। अगला है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना कब करी गई थी? 1968 में, 1970 में, 1972 में, 1974 में। तो इसमें कब करी गई थी? 1974 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ऐसे एमसीक्यूज का डिस्कस कराऊं जो आपके एग्जाम में काम भी आ जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहां पर कितने यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं भाई? 3 है। तो ठीक है, क्योंकि सरकार समय समय पर घोषणा करती रहती है, तो हो सकता है आगे चलकर भी कुछ बन जाए। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है? ठीक है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो यहां बात हो रही है कुशीनगर, सारनाथ, ग्रेटर नोएडा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे हम बात करते हैं कि बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है, तो वो झांसी में पड़ता है। अगर पूछे कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पड़ता है, तो स्पोर्ट कॉलेज आपका पड़ेगा लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो आपको अलीगढ़ में ही पड़ेगी, ठीक है, जो को हमें भी हमने पहले क्वेश्चन में ताला नगरी से बात करी थी, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज में, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगी। अगला है, नई आशा योजना उत्तर प्रदेश के राज्य में कब शुरू करी गई थी? 2001 से 2 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, या 5 से 6 के बीच में। आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 से 6 के बीच में। अगला, निम्नलिखित में से किन वाद्य यंत्रों का आविष्कार उत्तर प्रदेश में किया गया है? वीणा, घड़ा, मृदंग, मंजीरा, एक तारा, सितार, नगाड़ा, ढोलक, घुंघरू, चिमटा, या सभी। तो ऑप्शन से ही पता चल गया हो कि सभी चीजें यहाँ पर करी गई हैं। देखो यूपी में एक फेमस है नौटंकी, ठीक है, यूपी वाले नौटंकी करते भी बहुत हैं, ठीक है, मतलब वो वाली नौटंकी नहीं, ठीक है। अब आप समझ गए कौन सी नौटंकी की बात हो रही है। तो यहाँ पर नौटंकी यहाँ का जो है, कह सकते हो कि एक कला मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। कुछ 4 से 10 लोग मिलकर कुछ कला करते हैं, कुछ नाटक करते हैं, और उसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का भी प्रयोग करते हैं, और कुछ नाटक भी, कथा का भी प्रयोग करते हैं। वो सांस्कृतिक कल्चर और किसी घटना पर आधारित हो सकता है। अगला है, इलाहाबाद संग्रहालय में किससे संबंधित वस्तुएं संग्रहित हैं? पुरातत्व से, कला से, हस्तशिल्प, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में देखिए ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट उपयुक्त सभी सही हो जाते हैं। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरा पूरा प्रयास है कि भाई यूपी स्पेशल को यहाँ पर पूरा कवर करूं, पर कल के पेपर को देखते हुए या यूपीपी का जो स्टार्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक दिन पहले आपसे बताया था कि इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा, और ये मैं यहाँ पर आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? गोरखपुर में है, बनारस में है, प्रयागराज में है, या लखनऊ में है। तो कहां हो जाएगा भाई? गोरखपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश में किस नगर को क्रांति नगर के नाम से जानते हैं? गाजियाबाद को, आगरा को, मेरठ को, या लखनऊ को। तो क्या आंसर हो जाएगा? आगरा को मानते हैं, ठीक है। आगरा में क्या है भाई? ताजमहल है, लाल किला भी है, लाल किला दिल्ली वाला नहीं, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, आगरा, तो ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला है, राजापुर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? फैजाबाद, हमीरपुर, बांदा, झांसी। तो ये हो जाएगा बांदा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी बात हो रही है? राजापुर उत्तर प्रदेश के बांदा में है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, ये सब जैसे यूपी वाला एरिया है, तो यहाँ पर झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, ये सब है ना, ललितपुर तो इधर पड़ता है, तो ये सब। अगला है, बौद्ध मतावलंबियों के अनुसार भगवान बुद्ध के देवलोक पृथ्वी पर कहां से अवतरित हुए थे? तो भाई संकिसा में, सारनाथ में, कपिलवस्तु में, या कुशीनगर में। ठीक है, तो कहां हुए थे भाई? संकिसा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है,
उत्तर प्रदेश राज्य के किन नगरों में महानगर बस सेवा का संचालन नहीं होता है? लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज। तो क्या हो जाएगा? कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज। तो यहाँ पर क्या है कि भाई महानगर बस सेवा का संचालन इन 3 जिलों में नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा पिछड़े भी हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है? बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी। तो इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है फुर्सतगंज। ठीक है, क्या है? फुर्सतगंज। एक यहां पर है रायबरेली के पास और एक है प्रयागराज के पास। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी, मधुयामिनी, कंकाल, ध्रुव सामनी। ऑप्शन जो बी है मधुयामिनी, यहां पर इनकी रचना नहीं है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैंने स्पीड बढ़ाई है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में आप ज्यादा पढ़ें, क्योंकि बाद में आप ऑलरेडी स्पीड बढ़ा के देखते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही स्पीड मत बढ़ाइए, आप ऐसे ही नॉर्मल देखिए। हम ज्यादा समय आपका वैसे भी नहीं बेकार करते हैं। मैं कम समय में ज्यादा चीजें बताने का प्रयास करता हूं। उत्तर प्रदेश में किस शहर में आज का प्रकाशन नहीं होता है? कानपुर, गाजियाबाद, बनारस या लखनऊ। तो यहां पर हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न है सांध्य दैनिक गांडीव का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से होता है। देखिए ठीक है, तो लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर। तो गांडीव का प्रकाशन होता है यहाँ पर बनारस से होता है। ठीक है, बनारस शिवनगरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक कैपिटल भी कह सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या मेरठ। पीडी जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, करंट अफेयर वगैरह से संबंधित है। यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत कह सकते हैं कि रामबाण मानी जाती है। तो पीडी की बात हो रही, प्रतियोगिता दर्पण होती है आगरा से होती है। अगला है भारत के नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न ने से सॉरी उत्तर प्रदेश में लिखित किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित किशन महाराज, पंडित विद्यानिवास मिश्र या रविशंकर। तो यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। और भी लोगों को दिया गया है, पर यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इंपॉर्टेंट है। शहनाई वादक रहे हैं ये। ठीक है, किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? विद्यानिवास मिश्र, अमृतलाल नागर, ईश्वरी प्रसाद या रघुनाथ शर्मा। तो क्या हो जाएगा? श्री रघुनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, खांसी आ रही थी काफी देर से, मैंने कंट्रोल किया बट नहीं रोक पाया। ठीक है, वर्ष 2006 से मधु लिमये सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर सुषमा कुलश्रेष्ठ को, नरेश चंद्र सक्सेना को, प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र को या कैलाश चंद्र मिश्र को। तो क्या आंसर हो जाएगा? कैलाश चंद्र मिश्र। किसकी बात हो रही है? मधु लिमये सम्मान। ठीक है, तो यहाँ पर कैलाश चंद्र मिश्र हो जाएगा। 47वां है उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का पुरस्कार नहीं है, पूछा है। प्रवासी हिंदी भारती भूषण सम्मान, हिंदी प्रवेश प्रसार सम्मान या फिर यहाँ पर पूछा हिंदी अनुवाद सम्मान, विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान। तो इसमें जो है हिंदी अनुवाद कला सम्मान जो है वो क्या है? हिंदी संस्थान का पुरस्कार नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49वां स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ परिसर में स्ट्रो टर्फ स्टेडियम किस कॉलेज में है? पूछा है ध्यानचंद में, सैयद मोदी में, केडी सिंह बाबू में, उपयुक्त सभी। तो ध्यानचंद स्टेडियम की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए। स्पोर्ट कॉलेज गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, यह आपको कुर्सी रोड पर पड़ता है। ठीक है, कुर्सी रोड पर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा, लखनऊ जिले में जब आप जाएंगे लखनऊ में वहां पर मिलता है। ठीक, तो आपका आखिरी क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर किसे जानते हैं? तो देखिए मेजर ध्यानचंद जी को जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, ध्यानचंद। ठीक है, और 29 अगस्त को इनका जन्म होता है, तो इन्हीं पे हम लोग स्पोर्ट डे मनाते हैं। स्पोर्ट डे मैंने दिवस वाले में वीडियो परसों डाला था, उसको आप जाकर जरूर देखें। और मैं यहाँ पर एक अपडेट करूंगा, पहले एक पुरस्कार मिलता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये मेजर है, मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। अच्छा, आपको मैं एक बताऊं, एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड ये दिया जाता है कोच लोगों को, जो हम लोग के कोच, जैसे भी राहुल द्रविड़ ने इंडिया की टीम की क्रिकेट टीम की कोचिंग करी, और अब हो सकता है उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाए क्योंकि इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। एक होता है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड होता है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ियों को,
ठीक है, किसको मतलब प्लेयर्स को दिया जाता है, ठीक है, प्लेयर्स को दिया जाता है। बाकी मैंने कहा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं और इनके बारे में याद रखिएगा, स्पोर्ट डे इन्हीं के बर्थडे पे मनाते हैं, 29 अगस्त को होता है। तो दिवस वाला जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल जानकारी मित्रों मिल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के 50 क्वेश्चन में, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहे। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको और किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, और जो पार्ट अच्छा लगा या फिर काम कैसा लग रहा है, आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, हम लोग की यूट्यूब फैमिली बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिवार से जुड़े, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि आपसे ना कोई फीस ली जा रही है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।